हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी टेट की सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो हर सब्जेक्ट के हो रहे हैं, जैसे कि आपका ईवीएस हो गया, हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश। ठीक है, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो हिंदी का 6 to 8 क्लास का जो पेपर हुआ था फरवरी 2016 में वो है। तो सबसे पहले पैराग्राफ है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। नंबर 2 है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है। तो आ जाते हैं अपने पैराग्राफ पर। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े के गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्र, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के आए हैं। ठीक है, ये अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। नंबर 2 है आपका, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो लास्ट लाइन हमारी क्या थी कि वीणा है जो वो सभी जगह पर विद्यमान है, मिस्र, चीन, जापान में भी। नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। भारतीय प्राचीन वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। भारत के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी पैराग्राफ में नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पैराग्राफ से रिलेटेड ही आंसर देने हैं। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। तो कौन जानने में सहायक है? वाद्य यंत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हम कहाँ किसकी कर रहे हैं? वाद्य यंत्र की हो रही है। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण। किस शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, आपको ये बताना है। तो प्रचलित। ठीक है, इसमें देखिए प्रा उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण जो कहाँ मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, जन्म शब्द का समानार्थी क्या है? जन्म मतलब उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, जन्म होना। भूखंड शब्द से समास है। भूखंड कौन सा है? भू का खंड। ठीक है, तो तत्पुरुष, यहाँ पे का की विभक्ति आई है ना, तो भूखंड। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता, यानी कि इक्वालिटी। ठीक है, समान रूप से प्रारूप वाली, अर्थात एक समान भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा घर में अलग भाषा बोल रहा है, स्कूल में अलग भाषा बोल रहा है, तो क्या हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगी। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका कि शिक्षार्थियों में एकांकी पढ़ाने के बाद उसका मंचन कराएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है? लिखना और पढ़ना के संदर्भ में। पढ़ना लिखना की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। अब नंबर डी है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर दोनों ही अंतः संबंधित हैं। अगर आप लिखेंगे तो भी उसको पढ़ते हुए लिखेंगे, और पढ़ेंगे तो भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लिखना होता है। ठीक है, लिख कर पढ़ने से बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि लिखेंगे तभी तो उसको अक्षरों की पहचान होगी। ठीक है, अब देखिए 13
द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सांस्कृतिक और साहित्यिक। ठीक है, पद्य, गद्य, नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है, 16 है, वाणी और लेखन के में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ठीक है, अब 17 है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें हर तरह का बच्चा हो। तो यहाँ पर क्या होगा? विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। भाई समावेशी में अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे, जैसे प्रतिभाशाली हो गए, कुछ पिछड़े वर्ग के हो गए, कुछ उच्च मतलब कक्षा के हो गए, इस तरह के बच्चों की समावेशी कक्षा होती है। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानना। ठीक है, क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी में ग्रामर का भी यूज़ होने लगता है। बच्चों को वो चीज़ भी समझ में आनी चाहिए ग्रामर की कि ग्रामर का यूज़ कहाँ करना है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो ये संप्रेषण, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आपसी में बातचीत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, 20 देखते हैं क्या है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण क्या होगा? कि सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ठीक है, आवश्यकता नियंत्रण नहीं करना है, मनोरंजन नहीं कराना है क्लास में, मनोरंजन इतना भी नहीं, तो रुचि का ध्यान रखती है कि दृश्य श्रव्य से बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। 21 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सतत आकलन करना है भाषा प्रयोग की क्षमता, क्योंकि हम यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये विचार किसका है? वाइगॉत्स्की। ठीक है, वाइगॉत्स्की ने ही निज भाषा इस तरह के दिए हुए हैं, तो वाइगॉत्स्की ने कहा है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे भाषा का अर्जन करेंगे कुछ नियम उनको अपने आप ही समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। पढ़ते समय अटक रहा है तो ये किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया से, डिसेबिलिटी। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि डिसकैलकुलिया क्या होती है, मैथ से रिलेटेड होती है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कैलकुलिया। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित त्रुटि। डिस्फेजिया आपकी एक अलग बीमारी है। अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कवि को कोई कह रहा है कि, कवि को कोई क्या कह रहा है? कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, एक वाक्य में आए हैं, वह कौन सा वाक्य है? तो हमें वाक्य समानार्थी वाला देखना है और कवि को कोई क्या कह रहा है वो देखना है। तो ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ राह जो टोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो कवि को कोई क्या कह रहा है कि धरा और गगन किसके लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये अभी बिल्कुल लास्ट लाइन ही आपकी हुई है, धरा और गगन सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, कविताओं में 2 समानार्थी शब्द हैं, एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है। ठीक है, ये जो आपकी लाइन है उसमें 2 समानार्थी हैं। अवरोध माने भी बाधा होता है, बाधा माने अवरोध। ठीक है, 27 देख लेते हैं। कवि को कोई निमंत्रण दे रहा है। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं। भाई दिशाओं की ही तो बात हो रही है। बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, ये वाली लाइन थी। इसमें अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए।
डगर पथ राह, ये रास्ते के समानार्थी शब्द हो गए। यहाँ पे धरा यानी कि धरती की बात हो रही है, ठीक है। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश गा रहा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द कैसा है? सर्वनाम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो पेपर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसे ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।